हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष और आज मैं लेके आया हूँ हिंदी का अगला पार्ट जिसको अपन पढ़ेंगे अध्याय 4 में शब्द विचार का खंड ख। देखो, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित होता है तथा इस संबंध की अभिव्यक्ति के लिए शब्द कई स्वरूपों में प्रकट होता है। प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन की दृष्टि से शब्दों के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? दो भेद, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ओके, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द और अविकारी शब्द के भी चार चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार चार भेद होते हैं। देखो, विकारी शब्द के भेद होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ओके, क्या होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द के चार भेद होते हैं जो है क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। सबसे पहले बात करें अपन संज्ञा की। आपने बचपन में पढ़े होगी संज्ञा किसे बोलते हैं? किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो देखो, साधारण शब्दों में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। इस वाक्य में हम पाते हैं कि राम एक व्यक्ति का नाम है, आगरा एक स्थान का नाम है, ताजमहल एक वस्तु का नाम है, सुंदरता एक गुण का नाम है। इस प्रकार ये चारों क्रमशः व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव के नाम है। अतः ये चारों क्या है? संज्ञाएं हुई। परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। देखो, संज्ञा के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले बात करेंगे अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा की। किसकी? व्यक्तिवाचक संज्ञा की। जिस संज्ञा शब्द से एक व्यक्ति जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है। किसका? विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं कराती है। प्राय व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं। ओके, अब बात करेंगे अपन जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति या फिर वर्ग के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, आदमी, पुस्तक, नदी आदि शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। प्राय जातिवाचक संज्ञा में वस्तुओं, पशु पक्षियों, फल फूल, धातुओं, व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे समूहवाची शब्दों के नाम आते हैं। अब बात करेंगे अपन भाववाचक संज्ञा की। जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं की गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्राय गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ओके, कौन कौन आते हैं? गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य 5 प्रकार के शब्दों से होती है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। जातिवाचक संज्ञा से होती है, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अवयव से। ओके, इन 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा की रचना होती है। अब हम बात करेंगे एक एक की। जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा से देखो, शिशु से क्या बन जाता है? शैशव, शिशुता। विद्वान से विद्वता, मित्र से मित्रता, पशु से पशुता, पुरुष से पुरुषत्व, सती से सतीत्व, लड़का से लड़कपन, गुरु से गौरव, बच्चा से बचपन, सज्जन से सज्जनता, आदमी से आदमियत, इंसान से इंसानियत। और क्या होता है? दानव से दानवता। ओके, दानव से क्या हो जाएगा? दानवता, बूढ़ा से बुढ़ापा, बंधु से बंधुत्व, व्यक्ति से व्यक्तित्व, ईश्वर से ऐश्वर्य। ओके, चोर से चोरी, ठग से ठगी। ओके, चोर से चोरी, ठग से ठगी। अब देखो, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। ओके, मम से ममता या फिर ममत्व, स्व से स्वत्व, आप से आपा, सर्व से सर्वस्व, निज से निजतत्व, अपना से अपनापन या फिर अपनत्व। ओके, अब बात करते हैं विशेषण से। देखो, विशेषण से किस प्रकार से होगा? विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। देखो, कठोर से कठोरता, विधवा से वैधव्य, चालाक से चालाकी, शिष्ट से शिष्टता, ऊंचा से ऊंचाई, नम्र से नम्रता, बुरा से बुराई, मोटा से मोटापा, स्वस्थ से स्वास्थ्य, मीठा से मिठास, सरल से सरलता,
शूर से शूरता ऐश्वर्य, चतुर से चतुराई। ओके, और आगे चले तो देखो, सहायक से सहायता, आलसी से आलस्य, गर्म से गर्मी, निपुण से निपुणता, बहुत से बहुतायत, मूर्ख से मूर्खता, वीर से वीरता, न्यून से न्यूनता। ओके, ये क्या हो गई है? विशेषण हो गया। ओके, विशेषण से क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ। और भी देखो आप, आवश्यक, आवश्यकता, हरा से हरियाली, पतित से पतन, छोटा से छुटपन, दुष्ट से दुष्टता, काला से कालीमा या फिर कालापन, निर्बल से निर्बलता। ओके, अब हम बात करेंगे क्रिया से भाववाचक संज्ञा। क्रिया से भाववाचक संज्ञा देखो, सुनना यानी सुनवाई, गिरना यानी गिरावट, चलना यानी कि चाल, कमाना यानी कमाई, बैठना यानी कि बैठक, पहचानना यानी पहचान, खेलना यानी कि खेल, जीना यानी कि जीवन, चमकना यानी कि चमक, सजाना यानी सजावट, लिखना यानी लिखावट, पढ़ना यानी पढ़ाई। और देखो आप, जमना यानी कि जमाव, पूजना यानी पूजा, हंसना यानी हंसी, गूंजना यानी गूंज, जलना यानी जलन, भूलना यानी भूल, गाना यानी गान, उड़ना यानी उड़ान, हारना यानी कि हार, थकना यानी कि थकावट या फिर थकान, पीना यानी कि पान, और बिखना यानी कि बिखरी। ये सब क्या हो गए? भाववाचक संज्ञा। किसमें बदले? क्रिया से भाववाचक संज्ञा में बदल गए। ओके, अब बात करें अपन अवयव से। अवयव से भाववाचक संज्ञा देखो, दूर से क्या होती है? दूरी, ऊपर से ऊपरी, दिक से धिक्कार, शीघ्र से शीघ्रता, मना से मनाही, निकट से निकटता, नीचे से नीचाई, समीप से सामीप्य। ओके, अब हम बात करेंगे सर्वनाम की। किसकी? सर्वनाम की। देखो, भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता, पुनरुक्ति, दोष से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम, वो क्या होता है? सर्वनाम होता है। भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता, पुनरुक्ति, दोष से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होता है वह सर्वनाम होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, अर्थात सभी संज्ञा को स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात सभी संज्ञा को स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। इससे वाक्य सहज एवं सरल हो जाता है। जैसे सीता आज साला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है। सीता आज साला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है। इसके स्थान पर यदि यह कहा जाए सीता आज साला नहीं आई क्योंकि वह बीमार है, तो सर्वनाम के प्रयोग से यह वाक्य अधिक सरल एवं सुंदर बन जाता है। ठीक है, मतलब कि 2 बार संज्ञा का प्रयोग न करके सर्वनाम का प्रयोग किया जाए। ओके, परिभाषा क्या हो जाएगी? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ओके, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका, ये सब क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद की बात करें तो ये 6 भेद होते हैं। सर्वनाम कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ओके, अब पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आएगा मैं, हम, मध्यम पुरुष में तुम, आप, अन्य पुरुष में आएगा वह, वे, जो, सो, उसका, कौन, किसका, स्वयं, स्वतः। ओके, अब बात करेंगे अपन पुरुषवाचक सर्वनाम की। जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले, जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाए उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले व जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाए तो उन्हें क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ओके, उत्तम पुरुष की बात करते हैं अपन। देखो, उत्तम पुरुष बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम सब, हम लोग आदि। मध्यम पुरुष में क्या आ जाएगा? जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए, जिससे बातें की जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, आप लोग, आप सब। ओके, देखो उत्तम पुरुष में क्या खुद की बात कर रहे हैं,
वो मध्यम पुरुष की किसी दूसरे की बात करेगी। तू क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, आप कैसे हो, आप लोग सब घर पर आना है, आप सब अच्छे तो हो ना। ओके। अन्य पुरुष में आ जाएगा कि जिसे आप जानते ही नहीं है। ओके। जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाता है, जैसे वे लोग, ये, यह, आप। ओके। अब हम बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम की। ओके। जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चय संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके मुख्य दो प्रयोग हैं। निकट की वस्तुओं के लिए यह, ये, जिसे हम जानते हैं। दूर की वस्तुओं के लिए वह, वे, वो लोग कौन है, वह कौन है, ऐसे पूछते हैं ना। ओके। फिर बात करें अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है जिसके विषय में निश्चय सूचना नहीं मिलती, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई, कुछ, कोई, पता ही नहीं चलता ना कुछ क्या होता है, कोई कौन है। कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राय प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है, जैसे कोई उसे बुला रहा है। कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु के लिए होता है, जैसे पानी में कुछ है, घी में कुछ मिला है। ओके। अब बात करें संबंधवाचक सर्वनाम की। किसकी? संबंधवाचक सर्वनाम की। दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो, जिसे, जिसका, जिसको। जो सोएगा सो खोएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सत्य बोलता है वह नहीं रहता। ओके। मतलब कि दो उपवाक्य को जोड़ता है। ओके। तो बात करें प्रश्नवाचक सर्वनाम की। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे क्या, किससे, कौन। ओके। वहां दरवाजे पे कौन खड़ा है, कल तुम किससे बात कर रहे थे, आज तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम्हारी तैयारी हो गई है, ये सब कुछ। ओके। अब बात करें निजवाचक सर्वनाम की। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं उसे बोलते हैं निजवाचक। ओके। यथा आप, अपना, स्वयं, खुद आदि। जैसे मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आप अपने घर कब जा रहे हैं। इन वाक्यों में अपनी तथा अपने शब्द निजवाचक सर्वनाम है। ओके। अब बात करें अपन क्रिया की। किसकी? क्रिया की। क्रिया का अर्थ है करना। ओके। क्रिया का अर्थ क्या होता है? करना। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता। ओके। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता। किसी वाक्य में कर्ता, कर्म तथा काल की जानकारी भी क्रियापद के माध्यम से ही होती है। किसी वाक्य में कर्ता, कर्म तथा काल की जानकारी भी क्रियापद के माध्यम से ही होती है। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है तथा संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी भाषा की जननी संस्कृत तथा संस्कृत में क्रिया रूप को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? धातु कहते हैं। धातु किसे बोलते हैं? धातु हिंदी क्रियापदों का मूल रूप ही धातु है। ओके। हिंदी क्रियापदों का मूल रूप ही क्या है? धातु है। धातु में ना जोड़ने से हिंदी के क्रियापद बनते हैं, जैसे पढ़ना, पढ़ प्लस ना, उठ प्लस ना, उठना। ओके। परिभाषा क्या होती है? जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। ओके। क्रिया के भेद की बात करें तो देखो, क्रिया के मुख्य रूप से कितने भेद है? चार भेद, सॉरी 3 भेद है। क्रिया के भेद 3 भेद है। एक कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर भेद देखेंगे अपन, काल के आधार पर। ओके। क्रिया के भेद देखो, कर्म के आधार पर 2 भेद है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ओके। अकर्मक क्रिया वापस 2 भेद है, एक कर्मक, द्विकर्मक। ओके। फिर संरचना के आधार पर क्रिया, तो संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। ओके। काल के आधार पर क्रिया की बात करें तो भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। ओके। अब हम बात करेंगे कर्म के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया। क्रिया शब्द का फल किस पर पड़ रहा है? क्रिया शब्द का फल किस पर पड़ रहा है, वह किसे प्रभावित कर रहा है, इस आधार पर क्रिया जानने वाला वेद कर्म के आधार पर क्रिया के भेद के अंतर्गत आता है। इस आधार पर क्रिया के प्रमुख 2 भेद है। सकर्मक क्रिया, स अर्थात सहित, अतः सकर्म का अर्थ होता है कर्म के साथ, जो कर्म के साथ लगता है। परिभाषा, जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े, जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा चित्र बना रहा है या गीता सितार बजा रही है। अब यदि प्रश्न किया जाए कि बच्चा क्या बना रहा है, तो चित्र, ये क्या है? इसका काम है। ओके।
क्रिया क्या कर रहा है, बना रहा है वो। ओके, और गीता क्या बजा रही है, तो सितार बजा रही है। ओके, फिर बात करें अपन सकर्मक क्रिया के दो भेद है। एक होता है एक कर्मक, जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ पढ़ रही है, या माँ के द्वारा एक ही कर्म पढ़ना हो रहा है। ओके, फिर बात करें हम द्विकर्मक की। जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो उसे द्विकर्मक कहते हैं। देखो, जैसे अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं, कंप्यूटर। किसे सिखा रहे हैं, छात्रों को। ओके, दो काम कर रहे हैं। ओके, इस प्रकार दो कर्म एक साथ घटित हो रहे हैं, मतलब कि दो काम एक साथ हो रहे हैं। ओके, अकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़े, ओके, उसे क्या कहते हैं, कर्म की वहाँ संभावना ही नहीं होती, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आशा सोती है, आशा सोती है। ओके, संरचना के आधार पर वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, के आधार पर किए जाने वाले भेद संरचना के आधार पर कहलाते हैं। इसे 5 प्रकार है, संरचना के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार है, 5 प्रकार है। संयुक्त क्रिया, मतलब साथ में कोई क्रिया कर रहे हैं। ओके, तो देखो, जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो, जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे अतिथि आने पर स्वागत करो। ओके, इस वाक्य में आना क्या है, मुख्य क्रिया है, तथा स्वागत क्या है, स्वागत करो सहायक क्रिया है। इस प्रकार मुख्य एवं सहायक क्रिया दोनों का संयोग है, अतः इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ओके, मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया एक से अधिक भी हो सकती है, ध्यान रखना। अब बात है नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द जब क्रिया धातु की तरफ प्रयुक्त होते हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं। और इन नाम धातु शब्दों में जब प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है तो वह शब्द नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। ओके, देखो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द जब क्रिया धातु की तरफ प्रयुक्त होते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। और इन नाम धातु शब्दों में जब प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है तो वह शब्द नाम धातु क्रिया कहलाता है। जैसे हाथ क्या है, संज्ञा, हत्या क्या है, नाम धातु। इसमें हत्या ने क्या हुई, क्रिया। जैसे नरेश ने सुरेश का कमरा हत्या लिया। ओके, अपना क्या है, सर्वनाम, अपना क्या है, नाम धातु, अपना नाम क्रिया हो गई है। ओके, जैसे मैंने सुनीता के विवाह की जिम्मेदारी को अपना चुका है। ओके, प्रेरणात्मक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन न कर किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे या करवाए उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, इसमें सरपंच ने स्वयं कार्य नहीं किया बल्कि अन्य लोगों को प्रेरित कर उनसे तालाब का निर्माण कराया, अतः यहाँ प्रेरणात्मक क्रिया है। ओके, पूर्वकालिक क्रिया, जो पहले हो चुका है, पूर्व मतलब कि ओके, पूर्वकालिक, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हो, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो, पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं पर लिंग, वचन, पुरुष काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये अवयव तथा क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। मूल धातु में कर लगाने से, मूल धातु में कर लगाने से सामान्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया का रूप दिया जा सकता है। जैसे बलवीर खेलकर पढ़ने बैठा, पहले क्या करा, बलवीर खेल कर। ओके, ये क्या है, पूर्वकालिक है। फिर पढ़ने बैठा, वह पढ़कर सो गया, पहले पढ़ा फिर सो गया। ओके, इन वाक्यों में मैं खेल कर, खेल प्लस मूल धातु प्लस कर एवं पर मूल धातु प्लस कर पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। ओके, पूर्वकालिक क्रिया का एक रूप तत्कालिक क्रिया भी है। ओके, इसमें क्रिया के समाप्त होते ही तत्काल दूसरी क्रिया घटित होती है तथा धातु प्लस ते इस क्रियापद का निर्माण होता है। जैसे पुलिस के आते ही चोर भाग गए। ओके, इसमें आते ही क्या है, तात्कालिक क्रिया है। अब बात करें कृदंत क्रिया। क्रिया शब्दों में जुड़ने वाला प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाता है। क्रिया शब्दों में जुड़ने वाला प्रत्यय क्या कहलाता है, कृत प्रत्यय कहलाता है। तथा कृत प्रत्ययों के प्रयोग से तथा कृत प्रत्ययों के योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय योग से बनी क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे चल, चलना, चलता, चलकर, लिख, लिखना, लिखता,
लिखकर। ओके, काल के आधार पर क्रिया की बात करें, जिस काल में क्रिया संपन्न होती है उसके अनुसार क्रिया के तीन भेद है। भूतकालिक, जो पहले हो चुकी है, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, जिसे भूतकालिक क्रिया कहते हैं। वह विदेश चला गया, उसने मधुर गीत गाया। ओके, वर्तमानकालिक। ओके, ठीक है। क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। ओके, जिससे गीता हॉकी खेल रही है, विमल पुस्तक पढ़ रहा है। भविष्यकाली यानी फ्यूचर में होने वाला है। ओके, भविष्यकालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। गार्गी छुट्टियों में कश्मीर जाएगी, दिनेश निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा। ओके, अब बात हम करेंगे विशेषण की। किसकी बात करेंगे अपन? विशेषण की। ओके, हम बात करेंगे विशेषण की। तो देखो, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के प्रयोग से व्यक्ति वस्तु का यथार्थ स्वरूप को तो प्रकट होता ही है, साथ ही भाषा की भी प्रभावशीलता भी बढ़ जाती है। परिभाषा क्या होगी विशेषण की? ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है वह शब्द विशेष कहलाता है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है वह शब्द विशेष कहलाता है। जैसे नीला आकाश, छोटी पुस्तक एवं बड़ा व्यक्ति में नीला, छोटे एवं बड़ा शब्द विशेषण है। ओके, तो आकाश, पुस्तक एवं व्यक्ति क्या है? विशेष है। विशेषण के प्रकार कितने हैं? तो विशेषण चार प्रकार, सॉरी 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक। गुणवाचक, जो किसी का गुण बताते हो। देखो, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पुराना कमीज, काला कुत्ता, मीठा आम। संख्यावाचक विशेषण, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक जैसे एक, दूसरा, तीनों, दोगुना आदि। एक होते हैं अनिश्चित संख्या जैसे कई, कुछ, बहुत, सब। फिर बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण की। किसकी? परिमाणवाचक विशेषण की। ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तोल या माप का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके 2 उपभेद है। निश्चित परिमाणवाचक जैसे 2 लीटर, 5 लीटर, 3 लीटर। अनिश्चित परिमाणवाचक उसमें थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा। ओके, संकेतवाचक में क्या हुआ? संकेत कराते हैं। ऐसे शब्द जो सर्वनाम है किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, अर्थात संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। चूंकि मूल रूप में वे सर्वनाम है इसलिए ये विशेषण सार्वनामिक विशेषण भी कहलाते हैं। ओके, क्वेश्चन आ सकता है कि सार्वनामिक विशेषण को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो संकेतवाचक। जैसे इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को मत पढ़ो, कोई सज्जन आए। इन वाक्यों में इस, उस तथा कोई शब्द क्या है? सार्वनामिक तथा संकेतवाचक विशेषण है। अब हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक विशेषण की। किसकी? व्यक्तिवाचक विशेषण की। ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहे हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यद्यपि ये स्वयं संज्ञा शब्द है किंतु वाक्य में अन्य संज्ञा शब्द की ही विशेषता बता रहे हैं। जैसे बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया आदि। इनमें बनारसी, कश्मीरी, बीकानेरी ऐसे ही संज्ञा शब्द है जहाँ विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। अब बात करें अपन प्रविशेषण की। ओके, प्रविशेषण किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता, ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे वह बहुत परिश्रमी है, शिला अति विनम्र लड़की है। इन दोनों वाक्यों में परिश्रमी व विनम्र विशेषण है तथा बहुत व अति क्या है? प्रविशेषण है। ओके, अब हम बात करें विशेषण की रचना। देखो, विशेषण की रचना, कुछ शब्द मूल रूप में विशेषण ही होते हैं। कुछ शब्द क्या होते हैं? मूल रूप में विशेषण ही होते हैं किंतु कुछ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अवयव शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे संज्ञा से विशेषण, संज्ञा प्लस प्रत्यय। संज्ञा में क्या जोड़ते हैं? प्रत्यय जोड़ते हो, क्या बन जाएगा? विशेषण बन जाएगा। जैसे रंग प्लस इन, रंगीन। रंग क्या है? विशेषण।
इन क्या है? प्रत्यय। राष्ट्र प्लस ई राष्ट्रीय। स्वर्ण प्लस इम स्वर्णिम। बनारस प्लस ई बनारसी। जयपुर प्लस इया जयपुरिया। ओके, फिर बात करें सर्वनाम से विशेषण। ओके, मैं प्लस एरा मेरा। तुम प्लस हारा तुम्हारा। क्रिया से विशेषण, ठीक है ना, प्रत्यय जोड़ना सब में देखो। वंदन प्लस ई वंदनीय। लूट प्लस एरा लुटेरा। जगड़ प्लस आलू जगड़ालू। अवयव से विशेषण की बात करें तो बाहर प्लस ई बाहरी। पीछे प्लस ला पिछला। ओके, अब हम बात करेंगे अभिकारी शब्द की। ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग वचन काल पुरुष एवं कारक आदि के प्रभाव से कोई विकार नहीं होता है। ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग वचन काल पुरुष एवं कारक आदि के प्रभाव से कोई विकार नहीं होता, मतलब कि बदलाव नहीं आते हैं, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी को ही अवयव भी कहते हैं। अविकारी को क्या कहते हैं? अवयव भी कहते हैं। अवयव का शाब्दिक अर्थ होता है नहीं और प्लस व्यय खर्च या परिवर्तन है। ओके, नहीं व्यय या फिर नहीं खर्च या फिर नहीं परिवर्तन। ओके, अर्थात किसी भी परिस्थिति में जिन शब्दों में विकार नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द या अवयव कहलाते हैं। जैसे यहाँ वहाँ धीरे तेज कब और आदि, ये सब क्या है? अविकारी शब्द है। अब देखो अवयव शब्द या फिर अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ओके, कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। अब क्रिया विशेषण है वो वापस 4 प्रकार की होती है। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। ओके, और समुच्चय बोधक 2 प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। ओके, अब हम बात करेंगे क्रिया विशेषण की। ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ वहाँ जल्दी बहुत आदि। ओके, ये क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के मुख्यतः 4 भेद है। सबसे पहले बात करें कालवाचक क्रिया विशेषण की। ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया विशेषण के होने का समय व्यक्त करते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज मेरी परीक्षा है, तुम दिल्ली कब जाओगे। इन वाक्यों में आज कब कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। तथा अन्य उदाहरण कल, जब, प्रतिदिन, प्राय, अभी अभी, लगातार, अब तक, अब, तब, पहले, बाद में, तुरंत, प्रायतः आदि। ये क्या है? कालवाचक है। स्थानवाचक स्थान के बारे में बताया। जैसे ऐसे अवयव शब्द जिनसे क्रिया के घटित होने के स्थान का नाम ऐसे अवयव शब्द है जिनसे क्रिया के घटित होने के स्थान का ज्ञान प्राप्त होता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ वहाँ वहीं कहीं ऊपर नीचे बाएं पास दूर अंदर बाहर सामने निकट आदि। खेल का मैदान विद्यालय के पास स्थित है। रमेश यहाँ रहता है। मैं वहाँ जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? ओके, ध्यान रखना। ओके, आगे चले। रीतिवाचक क्रिया विशेषण ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया की विधि या रीति को व्यक्त कीजिए। ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया की विधि या रीति को व्यक्त करते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इनसे क्रिया के निश्चय अनिश्चय स्वीकार कारण निषेध आदि अर्थ प्रकट होते हैं। जैसे तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो, जरा तेज कदम चलाओ, झटपट पहुंचना है। इसमें धीरे धीरे झटपट तेज रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया की अधिकता न्यूनता आदि परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा थोड़ा, जितना उतना, अधिक कम, वो उतना ही भार उठा पाएगा जितना चाहो ले लो, नदी में पानी बहुत अधिक बह रहा है। इन वाक्यों में उतना जितना अधिक शब्द क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अब हम बात करेंगे समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अविकारी शब्द ऐसे अवयव शब्द जो एक शब्द को दूसरे शब्द से ऐसे अवयव शब्द जो एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से अथवा एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से जोड़ते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक विशेषण कहते हैं। समुच्चय बोधक विशेषण दो वाक्य को जोड़ने का कार्य तो करते ही हैं, साथ ही विकल्प बताते हैं, परिमाण अर्थ या कारण बताने एवं विभेद बताने का कार्य भी करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक ऐसे अवयव जिनके द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं। जैसे संयोजक अवयव और, तथा, एवं आदि। विभाजक अवयव या, अथवा, कोई एक
कि, चाहे, नहीं तो, ना आदि विरोध प्रदर्शन में पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, बल्कि, वरन, परिणाम जैसे अतः, अतएव, सो, फलत आदि। ये क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। ओके, फिर हम बात करेंगे व्यतिकरण समुच्चय बोधक की। देखो, ऐसे अवयव जो एक मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य जोड़ते हैं व्यतिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे कारण वाचक में हो जाए क्योंकि, इसलिए, के कारण, चूंकि। उद्देश्यवाचक में जो कि, ताकि आदि। ओके, संकेतवाचक में क्या हो जाएगा? यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जब तक। स्वरूपवाचक में कि, जो, अर्थात, मानो आदि। ओके, फिर बात संबंध बोधक अविकारी शब्द। ऐसे अवयव जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्यगत दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं। ऐसे अवयव जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयोग होकर वाक्यगत दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, संबंध बोधक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सीता की बहन गीता है। ओके, इसमें की क्या है? संबंध सूचक अवयव है। इन्हें परस्वर्गीय शब्द भी कहते हैं। ओके, इनके भेद इस प्रकार है। कालवाचक आगे, पीछे, पूर्व, पश्चात, उपरांत। स्थानवाचक पास, पीछे, ऊपर, आगे, बाहर, भीतर, समीप। दिशावाचक तरफ, ओर, पार, आसपास। साधनवाचक में द्वारा, जरिए, मार्फत, हाथ, जबानी। निमित्तवाचक हेतु, हित, वास्ते, खातिर, फलस्वरूप, बदौलत। विरोधवाचक में उल्टे, विपरीत, खिलाफ, विरुद्ध। सादृश्यवाचक में समान, तुल्य, सम, भांति, जैसा, तरह। तुलनात्मक में हो जाएगा अपेक्षा, सामने, बल्कि। विनिमयवाचक में बदले, सिवा, अलावा, अतिरिक्त। ओके, फिर बात करें संग्रहवाचक में तक, मात्र, पर्यंत, भर। हेतुवाचक में सिवा, लिए, कारण, वास्ते। अब बात करते हैं विस्मयादि बोधक अवयव की। ओके, ऐसे अवयव जिनके द्वारा मनोभाव की अभिव्यक्ति होती है, मन के भाव की अभिव्यक्ति होती है। ओके, मनोभाव के परिणाम स्वरूप इनका उच्चारण एक विशेष ध्वनि से होता है। अतः हर्ष, शोक, आश्चर्य, तिरस्कार आदि के भाव सूचित करने वाले अवयव को विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे कि हाय, अच्छा, छी, वाह। ओके, हर्षवाचक में आहा, वाह, शाबाश, बहुत खूब। शोकवाचक में हो जाएगा आहा, हाय, ओह, उफ, राम राम। भयवाचक में क्या हो जाएगा? अरे रे, बाप रे। आश्चर्य सूचक में क्या हो जाएगा? क्या? ए, हैं, ऐसे। तिरस्कार वाचक में क्या हो जाएगा? छी, हट, ठीक। अभिवादन वाचक में नमस्ते, प्रणाम, सलाम, बधाई। चेतावनी वाचक सूचक में जो होशियार, खबरदार, सावधान। कृतज्ञता वाचक, कृतज्ञता सूचक धन्यवाद, शुक्रिया, जिंदाबाद। ओके, फिर देखो नकारात्मक, सकारात्मक और नकारात्मक। हाँ जी, सॉरी, हाँ जी, हाँ, नहीं जी, नहीं, न आदि क्या सकारात्मक या नकारात्मक है। ओके, आगे चले। ओके, ये हो गया अपना चैप्टर खत्म। संज्ञा के मूल्य कितने भेद है? कितने? 3 है। जो शब्द प्रयोगानुसार परिवर्तित होता है क्या कहलाता है? जो शब्द प्रयोग के अनुसार परिवर्तित हो जाता है क्या कहलाता है? बोलो। जिस शब्दों में जिस दिए गए शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा बताइए। क्या है? लकड़ी, अफकोर्स बात है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? ठीक है ना? क्या? कोई। अनिश्चय क्या है? कोई। ओके, ओके, विकारी शब्द है खास में। ठीक है, आगे चले। आगे है पद परिचय। ओके, पद परिचय एक स्वतंत्र शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब पद कहलाता है। एक स्वतंत्र शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब पद कहलाता है, और वाक्य में उस शब्द की सभी भूमिकाओं का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। एक पद, एक स्वतंत्र शब्द जब वाक्य में प्रयोग होता है तो उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। और वाक्य में उस शब्द की सभी भूमिकाओं को परिचय देता है उसे पद परिचय कहते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी? पद वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द पद कहलाता है। पद वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है।
पद परिचय वाक्य में प्रयुक्त शब्द के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि के परिचय के साथ ही वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ उसके संबंध का भी उल्लेख किया जाता है। पद परिचय के अंतर्गत वाक्य में प्रयुक्त पदों को अलग करके प्रत्येक पद का परिचय दिया जाता है तथा उसकी व्याकरणिक विशेषताएं और कार्य बताते जाते हैं। पद परिचय कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? संज्ञा शब्द का पद परिचय, सर्वनाम शब्द का पद परिचय, विशेषण शब्द का पद परिचय, क्रिया शब्द का पद परिचय और अवयव शब्द का पद परिचय। ओके, क्रिया विशेषण। ओके, अब हम बात करेंगे अवयव शब्द की। ठीक है ना, उसके वापस कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण शब्द का पद परिचय, संबंध बोधक शब्द का पद परिचय, समुच्चय बोधक शब्द का पद परिचय और विस्मयादि बोधक शब्द का पद परिचय। अब हम बात करेंगे संज्ञा शब्द का पद परिचय। ओके, संज्ञा शब्द के लिए पद परिचय के लिए संज्ञा का भेद, लिंग, जन्म परिचय के लिए संज्ञा का भेद, लिंग, वचन, कारक तथा उस शब्द की क्रिया से संबंध को व्यक्त किया जाता है। वाक्य क्या है? राजेश ने रमेश को पुस्तक दी। ओके, राजेश क्या है? इसमें संज्ञा है। ठीक है ना, व्यक्तिवाचक। ओके, पुल्लिंग है, एक वचन है। ओके, राजेश क्या है? संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है। ठीक है ना, ने के साथ कर्ता कारक, दी यानी क्या है? क्रिया का कर्ता। ओके, रमेश क्या है? संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है। दी क्या है? क्रिया का कर्म है। वो क्या है? के साथ कर्म है। पुस्तक क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है। वाक्य क्या हो जाएगा? नेपाल चीन से हथियार लेता है। नेपाल क्या है? संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। चीन क्या है? संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, अपादान कारक है। हथियार क्या है? संज्ञा, जातिवाचक, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्म कारक। ओके, सर्वनाम शब्द का परिचय। सर्वनाम शब्द के पद परिचय के लिए सर्वनाम का भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध तथा पुरुष पर विचार किया जाएगा। जैसे मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं क्या है? उत्तम पुरुष सर्वनाम है, पुरुषवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है। चलता हूँ क्या है? क्रिया का कर्ता कारक। यह वही कार्य है। यह क्या है? सर्वनाम है, निश्चयवाचक है, अन्य पुरुष है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है। अब देखो विशेषण शब्द का पद परिचय। विशेषण शब्द के पद परिचय हेतु विशेषण का प्रकार, अवस्था, लिंग, वचन या व विशेष्य के साथ उसके संबंध आदि का वर्णन किया जाता है। हमारे वीर सैनिकों ने सब दुश्मनों का नाश कर दिया। ओके, वीर क्या हो गया? विशेषण हो गया, गुणवाचक हो गया, मूलावस्था हो गई, पुल्लिंग हो गया, बहुवचन हो गया। सैनिकों का क्या मतलब? विशेष गुण। ओके, सब विशेषण है, संख्यावाचक है, मूलावस्था है, पुल्लिंग, बहुवचन। दुश्मन का मतलब होता है विशेष की संख्या का बोध है। यह सपेरा बहुत चतुर है। यह क्या है? विशेषण, सार्वनामिक, पुल्लिंग, एक वचन। सपेरा क्या है? संज्ञा की विशेषता। चतुर क्या है? विशेषण है, गुणवाचक है, पुल्लिंग, एक वचन है। सपेरा क्या है? विशेष का विशेषण है। ओके, क्रिया शब्द का पद परिचय। क्रिया शब्द के पद परिचय में क्रिया का प्रकार, लिंग, वचन, वाक्य, काल तथा वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध को बतलाया जाता है। जैसे राम ने रावण को मारा। मारा क्या है? क्रिया है, सकर्मक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कृतवाच्य है, भूतकाल है। मारा क्रिया का कर्ता, राम तथा कर्म कारण है। सवेरे में उठना, उठा क्या है? क्रिया है, कर्मक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कृतवाच्य है, भूतकाल है। उठा क्या है? क्रिया का कर्ता। ठीक है ना, फिर अवयव शब्द का पद परिचय। अवयव शब्द चूंकि लिंग, वचन, कारक आदि से प्रभावित नहीं होते हैं, अतः उनके पद परिचय में केवल अवयव शब्द के प्रकार, उनकी विशेषता का संबंध ही बताया जाता है। ठीक है ना, ये 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण का पद परिचय, वेद तथा क्रिया की जानकारी। जैसे श्याम वहाँ गिर गया, वहाँ क्या है? क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक है। गिरा था, क्रिया है। मैं रोज सवेरे प्राणायाम करता हूँ, रोज क्रिया विशेषण है, कालवाचक है। प्राणायाम क्या है? क्रिया है, क्रिया का समय बताकर उसकी विशेषता प्रकट कर रहा है। ओके, समुच्चय बोधक। भेद तथा जिन दो शब्दों को मिला रहा है उसका उल्लेख हो, जैसे सीता और गीता बहन है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? और क्या है? मिला रहा है। ओके, तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक में संयोजक अवयव है। ओके, संबंध बोधक में भेद तथा उसके संबंध है। ओके ओके, ट्रेन समय से पहले आ गई। से पहले यानी कालवाचक। अवयव
ट्रेन संज्ञा की सम की विशेषता है। विस्मयादि बोधक भेद ले भाव का नाम, जिससे वाह कितना सुंदर है, वाह हर्ष सूचक विस्मयादि बोधक अवयव। ओके, आगे चले। अब आगे मैं शब्द शक्तियां, उससे पहले अपन चलते हैं आगे। देखो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे नहीं। ओके, इतने। हाँ, लेकिन यहाँ से आने की संभावना है। ओके, तो अपन पढ़ेंगे अब शब्द रूपांतरण। किसकी बात करेंगे? शब्द रूपांतरण की। ओके, अब हम बात करेंगे शब्द रूपांतरण की। किसकी? शब्द रूपांतरण की। देखो, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण एवं क्रिया विकारी शब्द कहलाते हैं। ओके, प्रयोग के अनुसार इनमें परिवर्तन होता रहता है। विकार उत्पन्न करने वाले कारक तत्व जिनसे शब्द के रूप में परिवर्तन होता है वे इस प्रकार है। शब्द रूपांतरण किससे होता है? लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य। ओके, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वचन, एक वचन, बहुवचन। ओके, काल कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल। वाच्य कितने? कर्तव्य कृत्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ओके, कारक की बात करें अपन तो कर्ता यानी ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में में और पर, और संबोधन रहे, अरे, हो। ओके, शुरुआत करेंगे अपन लिंग से। किससे? लिंग से। देखो, लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। व्याकरण के अंतर्गत लिंग उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द के स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध होता है। हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ओके, जिससे विकारी शब्द की पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे मेरा, काला, झाता, भाई, रमेश, अध्यापक आदि। स्त्रीलिंग जिससे विकारी शब्द के स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे मेरी, काली, जाति, बहन, विमला, अध्यापिका आदि। लिंग की पहचान के नियम क्या होंगे? देखो, लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होती है। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं तो कुछ सदा स्त्रीलिंग ही रहते हैं। जैसे देखो, दिनों एवं महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं हमेशा। दिनों और महीनों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोमवार, चैत्र, अगस्त। ओके, दिनों और महीनों के नाम हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों एवं पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। हिमालय, अरावली, बबूल, नीम, आम, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। अनाजों एवं कुछ द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अनाजों एवं कुछ द्रव्य पदार्थों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे चावल, गेहूं, तेल, घी, दूध, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। ग्रहों एवं रत्नों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्र, पन्ना, हीरा, मोती, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। अंगों के नाम, देवताओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कान, हाथ, सिर, इंद्र, वरुण, पैर आदि। ये सब क्या है? पुल्लिंग है। कुछ धातुओं के कुछ धातुओं के एवं समय सूचक नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, लोहा, तांबा, क्षण, घंटा, ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। भाषाओं एवं लिपियों का नाम स्त्रीलिंग होता है। ठीक है ना, भाषाओं एवं लिपियों का नाम क्या होता है? हमेशा स्त्रीलिंग होता है, जैसे हिंदी, उर्दू, जापानी, देवनागरी, अरबी, गुरुमुखी, पंजाबी, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। नदियों एवं तिथियों के नाम हमेशा क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, प्रथमा, पंचमी, एकम, बीज। ठीक है ना, ये सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ओके, अब देखो लिंग परिवर्तन की बात करें अपन। देखो, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कतिपय नियम इस प्रकार है। शब्दांत अ को आ में बदल कर क्या होता है? शब्द के जो अंत होता है ना, उसको अ से आ में बदल दो, जैसे छात्र, छात्रा, पूज्य, पूज्या, सुत, सुता, वृद्ध, वृद्धा, बहुदीय, बहुदिया, अनुज, अनुजा। ठीक है ना, सिर्फ शब्द के अंत को अ से आ में बदल दो तो क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग बन जाता है। ठीक है, वैसे ही शब्द के अंत को अ को ई में बदल दे, जैसे कि देव को देवी, पुत्र को पुत्री, गोप को गोपी, ब्राह्मण को ब्राह्मणी, मेंढक को मेंढकी, दास को दासी, तो क्या बन जाएगा? ये स्त्रीलिंग बन जाएगा। वहीं शब्द के अंत को आ को
शब्द के अंत में जो आ है उसको बड़ी में बदल दे, जैसे कि नाना को नानी, लड़का को लड़की, घोड़ा को घोड़ी, बेटा को बेटी, रस्सा को रस्सी, चाचा को चाची। ओके, शब्द के अंत को आ को इया में बदल दे। किसमें? इया। बूढ़ा बुढ़िया, चूहा प्लस चूहिया, ओके, कुत्ता प्लस कुतिया, डिब्बा डिबिया, बेटा को बिटिया और लोटा को लुटिया। ओके, शब्दांश प्रत्यय अक को इका में बदल दें। ओके, बालक में कौन सा प्रत्यय लगता है? अक। ठीक है ना, अगर उसे इका में बदल दें प्रत्यय को तो क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग बन जाएगा। वैसे लेखक लेखिका, नायक नायिका, पाठक पाठिका, गायक गायिका। ओके, एक है आनी प्रत्यय, जहाँ पे आनी प्रत्यय लगाकर, ठीक है ना, देवर देवरानी, चौधरी चौधरानी, सेठ सेठानी, बहू भवानी, जेठ जेठानी, तो क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग बन जाएगा। ओके, नी प्रत्यय लगाकर, कौन सा? नी प्रत्यय लगाकर भी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं, जैसे कि शेर शेरनी, मोर मोरनी, जाट जाटनी, सिंह सिंहनी, ऊंट ऊंटनी, बिल बिलनी, हाथ हथनी। ओके, हाथी हथनी। अब देखो शब्दांत में, मतलब शब्द के अंत में बड़ी के स्थान पर क्या लगाना? इनी लगाना। जैसे कि तपस्वी को क्या बनाना? तपस्विनी। स्वामी को क्या बनाना? स्वामिनी। इन प्रत्यय लगाकर, ठीक है ना, इन प्रत्यय लगाकर भी आपको पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते, जैसे कि माली को मालिन, नाई को नाइन, चमार को चमारिन, कुम्हार को कुम्हारिन, धोबी को धोबिन, सुनार को सुनारिन। ओके, आयन प्रत्यय लगाकर, कौन सा प्रत्यय लगाकर? आयन प्रत्यय लगाकर। चौधरी को चौधरायन, ठाकुर को ठाकुराइन, मुंशी को मुंशियाइन। ओके, शब्द के अंत में वान के स्थान पर वती लगा दी जाए तो भी क्या बन जाता है? स्त्रीलिंग बन जाता है, जैसे कि गुणवान को गुणवती, बलवान को बलवती, पुत्रवान को पुत्रवती, भाग्यवान को भाग्यवती, भगवान को भगवती, सत्यवान को सत्यवती। ओके, क्या लगा दिया? वती लगा दे तो भी। फिर क्या है? शब्द के अंत में मान के स्थान में क्या लग जाए? मति लग जाए, श्रीमान श्रीमती, बुद्धिमान बुद्धिमती, आयुष्मान आयुष्मती। शब्द के अंत में ता के स्थान पर क्या लग जाए? त्री लगा दे। क्या लगा दे? त्री। कर्ता कर्त्री, ठीक है, कर्ता कर्त्री, नेता नेत्री, दाता दात्री। ओके, शब्द के पूर्व में मादा शब्द लगाकर, खरगोश मादा खरगोश, भालू मादा भालू, भेड़िया मादा भेड़िया। ओके, भेड़िया मादा भेड़िया। ओके, शब्द के आगे क्या लगा दें? मादा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? वो स्त्रीलिंग बन जाएगा। ओके, भिन्न रूप वाले कतिपय शब्द। ओके, कवि स्त्रीलिंग क्या होता है? कवयित्री। क्या होता है? कवयित्री। ये बहुत बार एग्जाम क्वेश्चन आता है कि हाँ इसका शुद्ध क्या होता है शब्द। ओके, वीर वीरांगना, दूल्हा दुल्हन, राजा रानी, बादशाह बेगम, वर वधु, मर्द औरत, नर नारी, पुरुष स्त्री, युवक युवती, विद्वान विदुषी होता है। क्या होता है? विद्वान का क्या होता है? स्त्रीलिंग विदुषी होता है। साधु का क्या होता है? साध्वी होता है। बेल गाय होता है, भाई का भाभी होता है, ससुर का सास होता है। ओके, अब हम बात करेंगे, ये वो लिंग, अब हम बात करेंगे वचन की। किसकी? वचन। देखो वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन, आप सब जानते हो। ठीक है, व्याकरण में वचन का अर्थ है संख्या, जिससे किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिस जिस शब्द में किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का खेल रहा है, खिलौना टूट गया, यह मेरी पुस्तक है। इन वाक्यों में आए लड़का, खिलौना तथा पुस्तक शब्द क्या है? एक वचन है। जिस शब्द में किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या एक से अधिक होने का पता चले उसे क्या बोलते हैं? बहुवचन। जैसे लड़के खेल रहे हैं, खिलौने टूट गए, ये मेरी पुस्तकें हैं, ये सब क्या है? बहुवचन है। ओके, अब देखो इन वाक्यों में आए लड़के, खिलौने, पुस्तकें क्या है? बहुवचन है। बहुवचन बनाने का नियम क्या है? शब्द के अंत में आ के साथ क्या लगा जाए? ए लगा दें। क्या लगा दें? ए लगा दें। ओके, तो ध्यान रखना, आ प्लस ए लगा देंगे हमेशा क्या हो जाएगा? ये होता है ए। ओके, ठीक है। कमरा को कमरे, बेटा को बेटे, लड़का को लड़के, पपीता को पपीते, बस्ता को बस्ते, रसगुल्ला को रसगुल्ले। शब्द के अंत में क्या लग जाए? अ को ए में बदल दे। ओके, यानी ध्यान रखना, अ प्लस ए ये क्या होता है? ए होता है। ओके, पुस्तक पुस्तकें, दीवार दीवारें, दाल दालें, सड़क सड़कें, राह राहें, कलम कलमें। ओके, शब्द के अंत में आए आ के साथ क्या लग जाए? ए जोड़ दे। आ के साथ क्या जोड़ दे?
ए जोड़ दें तो भी क्या बन जाएगा, बाला बालाए, कविता कविताएं, कथा कथाएं। ओके, अब ये ई वाले शब्दों के अंत में ईया लगा दें। क्या लगा दें? ईया लगा दें। देवी देविया, नदी नदियाँ, लड़की लड़कियाँ, खिड़की खिड़कियाँ, साड़ी साड़ियाँ, स्त्री स्त्रियाँ। ओके, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए या को या में बदल दें। ठीक है ना, तो भी क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। चिड़िया को चिड़िया, डिबिया को डिबिया, गुड़िया को गुड़िया। ओके, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए ऊ को ऊ के साथ क्या लगा दे, ए लगा दे। वधु वधुए, वस्तु वस्तुए, बहु बहुए। ई या फिर ई स्वरांत वाले शब्दों के साथ यो लगाकर तथा ई की मात्रा को ई में बदल दिया, जैसे कि जाति जातियों, लाठी लाठियों, रोटी रोटियों, नदी नदियों, अधिकारी अधिकारियों, गाड़ी गाड़ियों। ओके, एक वचन शब्द के साथ जन गण वर्ग वृंद मंडल परिषद आदि लगाकर, जैसे कि गुरु गुरुजन, खेती खेतीहर, युवा युवा वर्ग, मंत्री मंत्रिमंडल, भक्त भक्तजन। ओके, मंत्री मंत्री परिषद। ओके, अब बात करें उन कारक की। देखो कारक किसे कहते हैं? कारक का अर्थ होता है करने वाला, क्रिया का निष्पादक। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों व क्रिया के साथ जाना जाता है तो उसे कारक कहते हैं। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों व क्रिया के साथ जाना जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? कारक कहते हैं। विभक्ति, कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह विभक्ति कहलाता है। ओके, कारक को प्रकट करने वाले जो शब्द प्रयोग में लाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? विभक्ति बोलते हैं। विभक्ति को परसर्ग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? परसर्ग भी कहते हैं। वेद, देखो कारक के 8 वेद होते हैं। कितने वेद होते हैं? 8। एक होते हैं कर्ता कारक, ठीक है ना, क्रिया करने वाले को व्याकरण में कर्ता कारक कहते हैं। जो क्रिया करता है उसे क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। ओके, कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। क्या होता है? कर्ता कारक चिन्ह हमेशा क्या होता है? ने होता है। यह संज्ञा अथवा सर्वनाम नहीं होता है, यह संज्ञा अथवा सर्वनाम ही होता है तथा क्रिया से उसका संबंध होता है। विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ ही होता है, वो भी भूतकाल में। ओके, विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ ही होता है, वो भी कब होता है? भूतकाल में। एग्जाम्पल, जैसे राधा ने नृत्य किया, राधा ने नृत्य किया। श्याम ने पत्र लिखा, मीरा ने गीत गाया। उसने पढ़ाई की होती तो पास हो जाता, उसने पढ़ाई की होती तो पास हो जाता। ये कौन सा है? कर्ता कारक है। ओके, अब बात करते हैं कर्म कारक की। क्रिया का फल जिस शब्द में पड़ता है, क्रिया का फल मतलब कि जो काम कर रहे हैं वो जिस शब्द में पड़ रहा है उसी को बोलते हैं कर्म कारक। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। क्या होता है? को। विभक्ति को का प्रयोग केवल सजीव कर्म कारक के साथ ही होता है। ओके, उसमें क्या होता है? संक्रमण प्लस भूतकाल। इसमें क्या होता है? सजीव कर्म, जो सजीव है। राधा ने नौकर को बुलाया, राधा ने नौकर को बुलाया। वह पत्र लिखता है, स्वाति कॉलेज जा रही है, स्वाति कॉलेज जा रही है। मीना ने गीता को पुस्तक दी। आज्ञा सूचक शब्दों में निर्जीव के लिए भी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे पुस्तक को मत फाड़ो, कुर्सी को मत तोड़ो। ओके, जब आज्ञा देते हैं ना तो भी को का प्रयोग होता है। स्वाभाविक क्रियाओं में जैसे उसको प्यास लगी है, राम को बुखार हो रहा है। ओके, ये सब क्या है? कर्म कारक। अब बात करें करण कारक की। किसकी? करण कारक की। करण यानी करना, ध्यान में। करण का शाब्दिक अर्थ है साधन। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है अथवा क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। जो क्रिया का जो साधन होता है उसके बोलते हैं करण कारक कहते हैं। ठीक है ना, इसकी विभक्ति क्या होती है? चिन्ह से या फिर के द्वारा। मैं कलम से लिखता हूँ, मैंने गिलास से पानी पिया। सानी बैट से खेलती है, सानिया बैट से खेलती है। मैंने दूरबीन से पहाड़ों को देखा। ओके, कर्म कारक के अन्य प्रयोग इस प्रकार है। क्रिया संपादित करने के क्रम में, ठीक है ना, प्रिया पेंसिल से चित्र बनाती है। ठीक है ना, प्रिया पेंसिल से चित्र बनाती है। सुभाष टेबलेट से पढ़ाता है। ओके, ये सब क्या है? कर्म कारक है। अब देखो और भी शब्द है, जैसे के द्वारा या फिर द्वारा। मुझे दूरभाष द्वारा सूचना प्राप्त हुई, मुझे दूरभाष मुझे टेलीफोन द्वारा सूचना प्राप्त हुई। उसे डाकिए के द्वारा पत्र प्राप्त हुआ। फिर आज्ञाजनित वाक्य, ध्यान से अध्ययन करो, ध्यान से अध्ययन करो। स्कूटर से नहीं साइकिल से स्कूल जाओ। सीख से मेहनत से अच्छे अंक मिलते हैं। रीति से भिखारी क्रम से बैठे हैं। गुण या स्थिति में
राम हृदय से ही दयालु है, वो स्वभाव से ही कंजूस है। सेब किस भाव से दे रहे हो? ओके, ये सब क्या है? कर्णकारक। क्या है? कर्णकारक। कमी दिखाने के लिए देखो, बुखार से बहुत कमजोर हो गया है, वह कल से अंधा है, प्रार्थना में निवेदन ईश्वर से सद बुद्धि मांगे। ओके, अब हम बात करेंगे संप्रदान कारक की। किसकी? संप्रदान कारक की। सम प्लस प्रदान, ध्यान रखना, सम प्लस प्रदान, ठीक है ना, का शाब्दिक अर्थ होता है देना। वाक्य में कर्ता जिसे देता है, जिसके लिए क्रिया करता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जब कर्ता स्वत्व हटाकर दूसरे के लिए दे देता है, वह संप्रदान कारक होता है। सब इसकी विभक्ति क्या होती है? के लिए को है, या फिर के लिए या फिर को, के वास्ते, के निमित्त, के हेतु भी कह सकते हैं, ठीक है ना। जहाँ क्रिया द्विकर्मी हो वहाँ विभक्ति को का प्रयोग होता है, ठीक है ना। जबकि जहाँ दो काम हो रहे हैं वहाँ पे विभक्ति कौन सी होगी? को होगी। एक काम हो रहा तो क्या होगा? के लिए को, जैसे कि के वास्ते, के निमित्त, के हेतु। ओके, आगे चले। देखो, सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया। सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया। लोगों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए दान दिया। मेरिट में आने के लिए मेहनत करो। को में राजा ने गरीबों को कंबल दिया। पुलिस ने चोर को दंड दिया। ओके, तो हम बात करेंगे किसकी? अपादान कारक की। संप्रदान कारक हो गया है, बात करेंगे अपादान कारक की। अपादान कारक का मतलब कि पृथक होना या अलग होना। अपादान का मतलब होता है पृथक होना या अलग होना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होना है, तुलना करने का भाव हो, वह अपादान कारक, ठीक है ना। विभक्ति मतलब चिन्ह क्या है? से है। पृथकता के अलावा अन्य अर्थों में भी अपादान कारक का प्रयोग होता है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, मेरे हाथ से गेंद गिरी, विजयशाला से घर आया, नदी पहाड़ से निकलती है। ओके, यह मारवाड़ से है, दूरी में पोस्ट ऑफिस स्कूल से दूर है, तुलना विमला सीता से लंबी है, शिक्षा में शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं। ओके, संबंध कारक में बात करें अपन तो ये क्या करेंगे? संबंध स्थापित करेंगे। शब्द का वह रूप जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बदला संबंध कारक कहलाएंगे, ठीक है ना। इसकी विभक्ति क्या होगी? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ठीक है। इसके भेद देख लो, जैसे स्वामित्व, ठीक है, अजय की पुस्तक गुम हो गई, अजय की पुस्तक गुम हो गई, ठीक है ना, मतलब अजय की, मतलब कि संबंध स्थापित, अजय की पुस्तक है वो। ओके, अपना पर्स संभाल कर रखो, ठीक है ना, संभाल नहीं होता है, संभाल होता है। अभी ये ध्यान रखना शब्द शुद्धि में क्या होता है? संभाल। मेरा चश्मा बहुत कीमती है, मेरा चश्मा बहुत कीमती है। रिश्ते में विजय अजय का भाई है। अमिताभ बच्चन कवि हरिवंश राय बच्चन के पुत्र है। अमिताभ बच्चन कवि हरिवंश राय बच्चन के पुत्र है। अवस्था में मेरी उम्र 50 वर्ष है, ये युवक 30 वर्ष का है। कोट या फिर धातु में 5 मिट्टी के घड़े लाओ, मैंने कांसे की कटोरी खरीदी है, ठीक है ना। कांसा कैसे लिखते हैं? तो ऐसे, ध्यान रखना। मेरी साड़ी सिल्क की है। प्रश्न में 5वीं कक्षा के कितने छात्र हैं? आपकी कितनी संतान है? ओके, हम बात करेंगे अपन अधिकरण कारक की। किसकी? अधिकरण कारक की। देखो, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के लिए, वाक्य में प्रयोग होने वाले संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। विभक्ति क्या है इसकी? मैं एवं पर। क्या है? मैं एवं पर। मैं का अर्थ है अंदर या भीतर, पर का अर्थ है ऊपर। जैसे मैं इस मंदिर में, यानी कि इस मंदिर में कई मूर्तियाँ, ठीक है ना, इस मंदिर में कई मूर्तियाँ, मतलब कि मंदिर के अंदर, ठीक है ना। उस कप में चाय है, मेरे पर्स में पैसे, वो ड्राइविंग लाइसेंस है, टायर में हवा कम है, बगीचे में छायादार पेड़ है। कभी कभी मैं का प्रयोग बीच या मध्य के रूप में होता है, जैसे राम और श्याम में गहरी दोस्ती। ओके, भारत की संस्कृति विश्व में विशेष स्थान रखती है। पीटी उषा का नाम शीर्ष धावकों में है। मेज पर पुस्तक रखी है, पर की बात करें, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। ओके, बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए कक्षा में मनीष सबसे बुद्धिमान है। ओके, कक्षा में मनीष सबसे बुद्धिमान है। निश्चित समय बताने के लिए परीक्षा समाप्ति की घंटी 3 बजने पर लगेगी। प्रति आधे घंटे पर चेतावनी घंटी लगानी पड़ेगी।
महत्व बताने के लिए कदम कदम पर पुलिस का पहरा है। पहरा ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना। कैसा होता है? ऐसा होता है। ओके, ध्यान रखना। आगे चले। बहुत से सैनिक सीमा पर तैनात है। हमें अपनी जुबान पर अटल रहना चाहिए, जल्दबाजी बतलाने के लिए। वह तो घोड़े पर सवार होकर आता है। ओके, अब बात करें संबोधन में। किसी को संबोधित करने हेतु, ठीक है ना, वाक्य में जब किसी संज्ञा को पुकारा जाए अथवा संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है ना, संबोधन को पुकारने, बुलाने और सावधान करने का भाव होता है। ठीक है ना, विभक्ति क्या है इसकी? हे, हो, अरे। क्या है? हे, हो, अरे। हे भगवान, कैसा जमाना आ गया है। हे ईश्वर, मेरा पोता कहाँ गया है? अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? अरे गुरुजी, आप इधर कैसे? अरे बच्चों, शोर मत करो। ओ खिलौने वाले, बतलाने कैसे खिलौने लाए हो? ओ भाई, कहाँ भागे जा रहे हो? ठीक है, मतलब कि किसी को बुलाने के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन क्या होगा? मतलब कि पुकारने बुलाने में सावधान का भाव अलग अलग होगा। ओके, अब बात करेंगे अपन कर्म संप्रदान कारक में अंतर क्या हो जाएगा। कर्म कारक में को का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। संप्रदान कारक में को विभक्ति से कर्म को कुछ प्राप्त होता है। ओके, कर्म कारक में को का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्म पर। और संप्रदान कारक में को विभक्ति से कर्म को कुछ प्राप्त होता है। ठीक है ना, कर्म को क्या कुछ प्राप्त होता है को से। कर्म कारक में को विभक्ति का फल कर्म पर पड़ता है, और संप्रदान कारक में को विभक्ति कर्ता द्वारा देने का भाव होता है। करण कारक व अपादान कारक में अंतर। करण कारक में से क्रिया का साधन है, जबकि अपादान में से अलग होने का भाव है। करण कारक से क्रिया का फल प्राप्त होता है, जबकि अपादान कारक से क्या होती है? तुलना, दूरी, डरने या सीखने का भाव आता है। ओके, अब देखो संज्ञाओं की कारक रचना। संस्कृत से भिन्न अकारांत पुल्लिंग संज्ञा के वचन से अंतिम आ कार को, ठीक है ना, एक कार में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे घोड़ा, घोड़े ने, घोड़े को, घोड़े से। संस्कृत में भिन्न शब्दों में विभक्ति का प्रयोग होने पर संज्ञाओं के बहुवचनात्मक रूपों के साथ ओ या यो प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे गधे, गधों ने, गधों को, गधों से, डाली, डालियों ने, डालियों को, डालियों से। संबोधन कारक के बहुवचन के लिए शब्दांश में ओ जोड़ते हैं। नर, नरों, लड़कों, लड़कों, छात्र, छात्रों। ओके, अब हम बात करेंगे काल की। किसकी बात करेंगे? काल की। काल का अर्थ होता है समय। किसका? काल का मतलब होता है समय। ठीक है ना, क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय मालूम पड़ता है उसे काल कहते हैं। ठीक है ना, कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है ना, भूतकाल की बात करें। भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ समय। वाक्य में जिस क्रिया रूप से बीते समय का होना पाया जाता है वो भूतकाल कहा जाता है। ओके, ये क्रिया व्यापार की समाप्ति बतलाने वाला रूप होता है। भूतकाल के भेद सामान्य। अविनाश से गाना गाया, अविनाश ने गाना गाया। ठीक है ना, गाड़ी जा चुकी थी। ठीक है ना, संदिग्ध, खाना नेता नहीं बनाया होगा। हेतु, हेतु मत, तुमने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाते। आसन में, नगर में एक साधु आए हैं, अविनाश ने गाना गाया है। ओके, पूर्ण, 1800 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया था। अपूर्ण, राकेश पुस्तक पढ़ता था। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लग रहा है। अब वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है ना, वो वर्तमान काल हो जाएगा। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान समय का होना पाया जाए। ठीक है ना, वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्या हो, सामान्य के प्रशांत खेल रहा है, लता गीत गा रही है। संभाव्य, मोहन परीक्षा देता होगा। अज्ञात, तुम यह पाठ पढ़ो, अब मैं चलूँ। ओके, भविष्य काल में मतलब कि लिखेगा, होगा, ऐसा होना चाहिए, ये सब आएगा। ओके, क्रिया के जिस क्रिया के जिस रूप से क्या कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे कृष्णा लेख लिखेगी, अंकित पुस्तक पढ़ेगा, लड़के खेलेंगे, औरतें गीत गाएगी। ओके, संभाव में वे शायद आगरा जाएं, कदाचित आज सौमिंद्र आए। अज्ञात, आप वहाँ अवश्य जाइएगा, अब तुमको जाना ही होगा। ओके, ये क्या है? भविष्य में। ओके, वाच्य की बात करें। वाच्य किसे कहते हैं? देखो, क्रिया का वह रूप वाच्य कहलाता है जिससे क्रिया का वह रूप वाच्य कहलाता है जिससे मालूम होगी वाक्य में प्रधानता किसकी है? कर्ता की, कर्म की या भाव की। ओके, क्रिया का वह रूप वाच्य कहलाता है जिससे मालूम होगी वाक्य में प्रधानता किसकी है? कर्ता की, कर्म की या भाव की।
ओके, इससे क्रिया का उद्देश्य ज्ञात होता है। इससे क्या होता है, क्रिया का उद्देश्य पता चलता है। अंग्रेजी में वाच्य को वॉइस कहते हैं, ठीक है ना। वाच्य कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब देखो कृत्यवाच्य, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है, उसे क्या बोलते हैं, कर्तवाच्य। मतलब किससे संबंध हो रहा है, सीधा कर्ता से। इसमें क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है। इसमें क्रिया के जो लिंग हो वचन वो किसके अनुसार प्रयोग में लाए जाएंगे, कर्ता के अनुसार। अर्थात क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है। अर्थात क्रिया का विषय प्रधान विषय क्या है, कर्ता है। क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हो। जिससे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, विमला ने मेहंदी लगाई, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। ओके, कर्मवाच्य की बात करें, जब क्रिया का संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जब क्रिया का संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है, उसमें क्या, तो कर्ता से इसमें क्या होगा, कर्म से, ठीक है ना। अतः क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार न हो, कर्म के अनुसार होंगे। किसके अनुसार, कर्म के अनुसार। कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रिया का ही होता है, क्योंकि कर्मवाच्य सदैव किसका होता है, सकर्मक क्रिया का ही होता है, क्योंकि इसमें कर्म की क्या होती है, प्रधानता होती है। जैसे दूध सीता के द्वारा पिया गया, पत्र सीता के द्वारा लिखा गया, मिठाई मनुष्य के द्वारा खाई गई, चाय राम के द्वारा पी गई। इन वाक्यों में पिया लिखा क्रिया का एक वचन है। पुल्लिंग रूप दूध व पत्र अर्थात कर्म के अनुसार आया है। इसी प्रकार खा व पी एक वचन पुल्लिंग क्रिया, मिठाई व चाय। ओके, आगे चले भाववाच्य में। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य का प्रमुख विषय भाव है, उसे क्या बोलते हैं, भाववाच्य। यहाँ कर्ता या कर्म की नहीं, क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है। इसमें अकर्मक क्रिया के ही प्रयुक्त होता है। लिंग वचन न कर्ता के अनुसार होते हैं न कर्म के अनुसार, बल्कि सदैव एक वचन पुल्लिंग एवं अन्य पुरुष में होते हैं। ओके, जैसे मुझसे सवेरे उठा नहीं जाता, सीता से मिठाई खाई नहीं जाती, लड़के खो खो खेल कर थक गए हैं। ओके, इसके साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में। अब हम बात करेंगे संधि की। चैप्टर है अपना 8वां, तो बात करेंगे संधि की। देखो संधि का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, योग अथवा मेल। संधि का अर्थ क्या होता है, योग अथवा मेल। अर्थात दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या बोलते हैं, संधि कहते हैं। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। परिभाषा क्या हो जाएगी, जब दो वर्ण पास पास आते हैं या मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है। जब दो वर्ण पास पास आते हैं या मिलते हैं तो उनमें क्या होता है, परिवर्तन उत्पन्न होता है, अर्थात वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। यह विकार युक्त मेल ही क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। ओके, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, ओके, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार दो निर्दिष्ट अक्षरों के आसपास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। और किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार जब दो या अधिक वर्ण पास पास आते हैं तो कभी कभी उनमें रूपांतर हो जाता है। क्या होता है, रूपांतर यानी परिवर्तन हो जाता है। इसी रूपांतर को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ओके, अब संधि विच्छेद की बात करें तो देखो वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। ओके, वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। परिणाम स्वरूप उच्चारण एवं लेखन दोनों ही स्तरों पर अपने मूल रूप से भिन्नता आ जाती है। अतः वर्णों या फिर ध्वनियों को पुनः मूल रूप में लाना ही क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे मेल क्या है, वर्ण है, ठीक है ना, संधि युक्त शब्द है, ठीक है। जैसे कि महा प्लस ईस, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, अ प्लस ई क्या हो जाएगा, महेश हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या मिल रहा है, आ और ई मिल रहा है, क्या हो जाएगा, महेश क्या हो जाएगा, महा प्लस ईश क्या हो जाएगा, महा प्लस ईश क्या हो जाएगा, महेश हो जाएगा। ओके, यहाँ आ प्लस ई दो वर्णों के मेल से विकार स्वरूप ए ध्वनि उत्पन्न हुई, संधि का जन्म हुआ। ओके, अब देखो संधि विच्छेद के लिए पुनः मूल रूप में लिखना होगा। संधि युक्त शब्द संधि विच्छेद, महेश क्या हो जाएगा, महा प्लस ईश। मनोबल यानी कि मन प्लस बल क्या हो जाएगा, मन प्लस बल। गणेश का क्या हो जाएगा, गण प्लस ईश क्या हो जाएगा, गण प्लस ईश। ओके, देखो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ओके, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाते हैं। ठीक है ना, दो स्वरों के जो दो स्वर मिल रहे हैं, जैसे अ आ ई उ, जो भी स्वर मिल रहे हैं उन पे जो परिवर्तन आता है उसी को बोलते हैं स्वर संधि। ठीक है ना, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन
दीर्घ स्वर संधि की। किसकी? दीर्घ स्वर संधि की। दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, मतलब कि दो समान स्वर मिलकर क्या होते हैं? बड़े हो जाते हैं। यदि अ, आ, ई, ऊ के बाद वे ही लघु या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः क्या हो जाएंगे? आ, ई, ऊ हो जाते हैं। ओके, जैसे कि अ प्लस अ क्या होता है? आ होता है। इसका एग्जाम्पल देख लो, अन्न प्लस अभाव, अन्नाभाव। अन्न प्लस अभाव क्या हो जाएगा? अन्नाभाव। अ प्लस अ में वापस देखना, भोजन प्लस आलय, ठीक है नहीं, भोजनालय क्या हो जाएगा? आ प्लस अ क्या हो जाएगा? विद्यार्थी। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। आ प्लस आम के भी क्या होता है? आ होता है। महा प्लस आत्मा, महात्मा। ई प्लस ई होके क्या होता है? ई प्लस ई, ठीक है ना। अब देखो, जो छोटी है ना वो ऐसे लगती है, ध्यान रखना, वो जो बड़ी है ना वो ऐसे लगती है। ओके, गिरी प्लस इंद्र क्या हो जाएगा? गिरिंद्र हो जाएगा। ई प्लस ई, मही प्लस इंद्र, महेंद्र हो जाएगा। ई प्लस ई में बड़ी हो जाएगी वापस, गिरी प्लस इश, गिरीश। बड़ी और बड़ी की मात्रा मिलकर क्या होती है? बड़ी ही बनती है। तो रजनी प्लस इश, रजनीश। उ प्लस उ, भानु प्लस उदय, भानुदय। ओके, अब देखो, जो ये उ है ना उसकी मात्रा होती है ऐसे, ठीक है ना। और जो ये उ बड़ा होता है उसकी मात्रा होती है ऐसे। ओके, ध्यान रखना। आगे चलें, उ प्लस बड़ा उ मिल गया तो बड़ा उ बनता है। वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव, ठीक है ना। उ बड़ा उ और छोटा उ, ठीक है ना। क्या बनता है? भू प्लस ऊर्जा, ऊर्जा क्या बनती है? भू प्लस ऊर्जा क्या बनती है? ऊर्जा। ओके, आगे चलें। अब बात करते हैं अपन गुण संधि की। किसकी? गुण संधि की। यदि अ या आ के बाद ई या ई, यदि अ प्लस अ या आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ, री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः क्या बन जाएंगे? ए, ओ, अर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अ प्लस ई क्या बनते हैं? ए बनता है। अ प्लस बड़ी ई तो भी क्या बनता है? ए बनता है। ठीक है नहीं, इधर सेम कर देंगे, आ प्लस ई क्या बनता है? ए बनता है। आ प्लस बड़ी ई भी क्या बनता है? ए बनता है। ओके, और देखो आप, अ प्लस, हाँ, अ प्लस उ क्या बनता है? ओ बनता है। अ प्लस बड़ा ऊ भी क्या बनता है? ओ बनता है। ओके, लेकिन आ प्लस छोटा ऊ और आ प्लस ऊ तो भी क्या बनता है? ओ ही बनता है। ओके, ठीक है, आगे चलें। और अ प्लस री मतलब क्या होता है? अ प्लस री क्या बनता है? अर बनता है। क्या बनता है? अर बनता है। और आ प्लस री भी बदले क्या बनता है? अर बनता है। जैसे एग्जाम्पल देख लो अब आप, अ प्लस ई क्या बनता है? ए बनता है। तो देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र क्या हो जाएगा? देवेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवेंद्र हो जाएगा। ए प्लस ई, ए बनता है तो एक मात्रा है, ध्यान रखना। गण प्लस ईश, गणेश। आ प्लस ई एक मात्रा, यथा प्लस इष्ट, यथेष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यथेष्ट हो जाएगा। आ प्लस बड़ी ई, ए बनता है एक मात्रा, रमा प्लस इश, रमेश। अ प्लस ओ बनता है। वीर प्लस उक्ति या क्या है? विरोचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विरोचित हो जाएगा। अ प्लस बड़ा ओ तो क्या हो जाएगा? जलोर्मी हो जाएगा। क्या होता है? जल प्लस उर्मी क्या होता है? जलोर्मी होता है। आ प्लस उ क्या हो जाएगा? दो ओ, महोत्सव हो जाएगा। क्या होगा? महा प्लस उत्सव, महोत्सव। आ प्लस बड़ा उ गंगोर में हो जाएगा। गंगा प्लस उर्मी क्या हो जाएगा? गंगोर में हो जाएगा। ओके, अब देखो, अ प्लस री अर होता है। कर्ण प्लस ऋषि क्या हो जाएगा? कन्वर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कन्वर्स। आ प्लस री अर, महा प्लस ऋषि, ये महर्षि हो जाएगा। ये किसका एग्जाम्पल है? गुण संधि का। ओके, आगे चले। अब बात करें अपन वृद्धि संधि की। किसकी? वृद्धि संधि की। इसमें क्या होता है? देखो, अ प्लस ए क्या हो जाएगा? ए बनता है। अ प्लस ए क्या बनता है? ए बनता है। ठीक है ना। आ प्लस ए क्या बनता है? ए बनता है। आ प्लस ए क्या बनता है? ए बनता है। ओके, ये बात समझ में आई? और देखो, अ प्लस ओ
क्या बनता है, सॉरी छोटा करूँ, देखो अ प्लस ओ क्या बनता है, तो बड़ी मात्रा हो जाएगी, आओ बनता है, ठीक है ना। आ प्लस ओ भी क्या होता है, तो भी ये आओ होता है, ठीक है ना। अ प्लस बड़ा आउ तो भी क्या होता है, आउ होता है। आ प्लस आउ भी क्या होता है, आउ होता है। ओके, जैसे अ प्लस ए क्या होता है, आई होता है। तो एक प्लस एक, ठीक है ना, दो मात्रा लगेगी, एक एक। अ प्लस ए होता है, दो मात्रा हो जाएगी, ठीक है ना। परम प्लस ऐश्वर्य, परमेश्वर्य, ठीक है ना। आ प्लस ए क्या हो जाएगा, सदैव। सदा प्लस ए क्या होता है, सदैव। आ प्लस ए महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य, ठीक है ना। परम प्लस ओज, परमोज। आ प्लस आ में ओ होता है, महा प्लस ओजस्वी, यानी क्या हो जाए, महोज, मोजस्वी, ठीक है ना। अ प्लस ओ क्या हो जाएगा, वन प्लस औसत यानी मनौषध, ठीक है नी। आ प्लस ओ महा प्लस औषध क्या हो जाएगा, मौषध। ओके, फिर बात करें यण संधि की। तो यण संधि में क्या होगा, यदि ई या ई, ऊ या ऊ तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई या य, ऊ व और री का र हो जाता है। देखो जैसे कि ई प्लस अ जोड़ते हैं ना तो क्या बनता है, य बनता है, ठीक है ना। ई प्लस आ जोड़ते हैं तो क्या बनता है, या बनता है। ओके, उसी तरह बड़ी ई प्लस अ जोड़ते हैं, सॉरी आ जोड़ते हैं तो क्या बनता है, ये बनता है। छोटी ई प्लस ऊ जोड़ते हैं तो क्या बनता है, समझ में आया। वापस समझा देता हूँ, देखो देखो ई प्लस अ क्या होता है, यह होता है। ई प्लस आ क्या होता है, या होता है। ओके, और ई प्लस आ तो भी क्या होता है, या होता है। ओके, यहाँ तक समझ में आया। तो देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, ई प्लस ई क्या होता है, ये होता है। अति प्लस अधिक, अत्यधिक क्या हो जाएगा, अति प्लस अधिक क्या हो जाएगा, अत्यधिक। ई प्लस आ या हो जाएगा। इति प्लस आदि, इत्यादि क्या हो जाएगा, इत्यादि। ओके, ई प्लस आ या होता है। नवी प्लस आदम, नद्यागम क्या होता है, नद्यागम। ई प्लस उ क्या होता है, यू होता है, क्या होता है, यू होता है, यानी अति प्लस उत्तम, अत्युत्तम क्या होता है, अत्युत्तम। ई प्लस उ तो यू हो जाएगा। अति प्लस उष्म, अत्युष्म। ओके, ई प्लस ए क्या होता है, ये होता है, तो क्या हो जाएगा, प्रति प्लस एक, प्रत्येक। उ प्लस अ वह होता है, क्या होता है, वह होता है। उ प्लस अ क्या होता है, वह होता है, तो क्या हो जाएगा, स्वच्छ। सु प्लस अच क्या होता है, स्वच्छ होता है, क्या होता है, सु प्लस अच स्वच्छ होता है। उ प्लस आ क्या होता है, वाह होता है, यानी कि सु प्लस आगत, स्वागत। ओके, उ प्लस ए क्या होता है, वे होता है, यानी कि अणु प्लस ऐषण, अन्वेषण। उ प्लस ई वी होता है, अणु प्लस इति यानी कि अन्विति, ठीक है ना। री प्लस आ क्या होता है, रा होता है। पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा क्या होती है, पित्राज्ञा। ओके, अब बात करते हैं अपन अयादी संधि की। ओके, यदि क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, ए प्लस अ जुड़ रहा है तो क्या होता है, अय होता है। ए प्लस अ जोड़ रहा है तो क्या होता है, आय होता है। ओके, ओ प्लस अ जोड़ रहा है तो क्या होता है, अव होता है। ओके, अ प्लस ए जुड़ा तो क्या होता है, अय हुआ। जैसे कि ने प्लस अन, अय जुड़ गया, नयन। ए प्लस अ जोड़ा तो आय हुई, ने प्लस अक, नायक। ओ प्लस अ जुड़ा अ होता है, ओ प्लस अन, पवन। ओ प्लस अ क्या होता है, आव, यानी कि ओ प्लस अ क्या होता है, पावक। ओके, और भी एग्जाम्पल, ठीक है ना। ये खत्म हो गई अपनी कौन सी, दीर्घ संधि, ठीक है ना, सॉरी स्वर्ग संधि खत्म हो गई है। ठीक है, अब बात करते हैं व्यंजन संधि की। व्यंजनों के मेल से होने वाले परिवर्तन क्या बोलते हैं, व्यंजन संधि बोलते हैं, ठीक है ना। व्यंजन संधि में एक व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन से अथवा स्वर से मेल होने पर दोनों मिलने वाली ध्वनियों से विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है। इस विकार से होने वाली संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि संबंधी कुछ प्रमुख नियम यहाँ दिए गए हैं, ठीक है ना। यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण अर्थात क, च, त,
त और एक और है प, ठीक है ना, के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, जैसे कि दूसरा या तीसरा वर्ण आए, ठीक है ना, जैसे कि क का क्या आ जाएगा, ठीक है ना, प, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, य आ जाएगा, र आ जाएगा, ठीक है ना, ल आ जाएगा, ठीक है ना, या कोई स्वर आ जाए, क च ट त प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण, जैसे कि घ आ जाए, ज आ जाए, मतलब तीसरा वर्ण आना चाहिए, या फिर दूसरा या फिर तीसरा वर्ण आ जाए, जैसे कि वाक प्लस ईश, ठीक है, तीसरा वर्ण है ना, अ आ ई, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, वागीश हो जाएगा। दिग प्लस गज, दिग्गज, वाग प्लस दान, वागदान, सद प्लस वाणी, सदवाणी, अच प्लस अंत, अजंत, क्या हो जाएगा, अच प्लस अंत क्या हो जाएगा, अजंत, अप प्लस ईंधन, अभिधन, तत् प्लस रूप, तद्रूप, जगत प्लस आनंद, जगदानंद, सब प्लस द, शब्द। ओके, ये हो गया पहला नियम। यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण अर्थात क च त त प के बाद न या म आए, क्या है, न या म आए, तो क्या हो जाएगा, तो क च ट त प अपने वर्ग के पंचम वर्ण अर्थात द यण नम न में बदल जाते हैं, जैसे कि वा, और फिर क्या आया, क, तीसरा वर्ण आया, क्या हो जाएगा, मैं, वार्ड में, षठ प्लस मास क्या हो जाएगा, षणमास, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ, अप प्लस मैं, अम्मय। ओके, यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म जोड़ने वाला वर्ण के वर्ग का पांचवा वर्ण या अनुस्वार हो जाता है। अहम प्लस कार, अहंकार, किम प्लस चित, किंचित, सम प्लस गम, संगम, सम प्लस तोष, संतोष। ओके, अपवाद क्या हो जाएगा, सम प्लस कृत क्या होती है, संस्कृत, सम प्लस कृति क्या होती है, संस्कृति। ओके, ध्यान रखना। यदि म के बाद य र ल व श श ह में से किसी भी वर्ण का मेल हो तो म के स्थान पर क्या आ जाएगा, अनुस्वार लग जाता है, क्या लग जाता है, अनुस्वार, यानी बिंदी लग जाती है, जैसे कि सम प्लस योग, संयोग, सम प्लस रचना, संरचना, सम प्लस वाद, संवाद। ओके, और देखो, सम प्लस हार, संहार, सम प्लस संरक्षण, संरक्षण, सम प्लस लग्न, संलग्न, सम प्लस वत, संवत, सम प्लस सार, संसार। ओके, यदि त या द के बाद ल रहे हो तो त या द ल में बदल जाता है, ठीक है ना, यानी त के बाद क्या लग रहा है, ल लग रहा है, ठीक है ना, या फिर द के बाद क्या लग रहा है, तो ल लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो किसमें बदल जाएगा, तो वो ल में बदल जाता है, किसमें बदल जाता है, ल में, जैसे कि उत प्लस लास, उल्लास, उद प्लस लेख, उल्लेख, ठीक है ना, मतलब कि त के बाद क्या लग जाएगा, ल, या फिर द के बाद ल लग जाएगा, क्या बन जाएगा, ल बन जाएगा। यदि त या द के बाद ज या ज हो तो त या द क्या बदल, किसमें बदल जाएगा, देखो त के बाद ज आ रहा है, या त के बाद, सॉरी, द के बाद ज आ रहा है, तो किसमें हो जाएगा, ये हमेशा ज में बदल जाएगा, किसमें, ज में, जैसे सद, सत प्लस जन, सज्जन, उद प्लस जटिका, क्या हो जाएगा, उज्जटिका। ओके, यदि त या द के बाद श हो तो त या द का च, श का छ हो जाता है, किसमें हो जाता है, छ बन जाता है, उद प्लस श्वास, उच्छ्वास, उद प्लस शिष्ट, उच्छिष्ट, सत प्लस शास्त्र, सशास्त्र। ओके, यदि त या द के बाद च या छ हो तो यदि त या द के बाद च या छ हो तो त या द किसमें बदल जाएगा, च हो जाता है, ठीक है ना, द और च किस में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा, उद प्लस चारण, उच्चारण, सत प्लस चरित, सच्चरित। ओके, त या द के बाद अगर ह लगा हो, त या द के बाद क्या लगा हो, ह लगा हो, तो किसमें बदल जाएगा, ह में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, ध में बदल जाएगा, किसमें, ध। तद प्लस हिद, तदहित, उद प्लस हार, उद्हार। ओके, संस्कृत व्याकरण ग्रंथों में उद का प्रयोग श्रेष्ठ बताया जाता है, संस्कृत व्याकरण ग्रंथों में उद का प्रयोग श्रेष्ठ बताया गया है, जबकि हिंदी में उद का भी प्रयोग होता है। ओके, अब देखो, जब पहले पद के अंत में स्वर हो
जब पहले पद के अंत में क्या हो, स्वर हो, और आगे के पद का वर्ण छ हो। क्या पहले पद के अंत में क्या हो, स्वर हो, और जो आगे के पद का पहला वर्ण है उसमें छ हो, तो छ के स्थान में क्या हो जाएगा, च और छ हो जाएगा। जैसे कि अनु प्लस छेद, अनुच्छेद, परि प्लस छेद, परिच्छेद, आ प्लस छादन, आच्छादन। ओके। यदि किसी शब्द के अंत में यदि किसी शब्द के अंत में अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए एवं दूसरे के आरंभ में श हो, तो स के स्थान में क्या आ जाएगा, श आ जाएगा। जैसे कि अभिषेक, तो क्या हो जाएगा, अभिषेक। वि प्लस सम, विषम। नि प्लस सिद्ध, निषिद्ध। सु प्लस सुप्ति, सुषुप्ति। ओके, ये किसमें आ गया, सब व्यंजन में आ गया, ध्यान रखना। अब देखो, किसी शब्द में री र श के बाद कोई स्वर आए, कोई भी स्वर आए, क वर्गीय या प वर्गीय वर्ण अनुस्वार अथवा य व ह में कोई वर्ण आए, तो अंत में क्या आ जाएगा, न या फिर न हो जाता है। जैसे कि बर प्लस अन्न, तो क्या हो जाएगा, भरण हो जाएगा। बुष प्लस अन्न, तो क्या हो जाएगा, भूषण हो जाएगा। राम प्लस अयन, रामायण हो जाएगा। प्र प्लस मान, प्रमाण हो जाएगा। क्या लग जाएगा, ण। ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन विसर्ग संधि की। किसकी, विसर्ग संधि की। विसर्ग का मतलब होता है ये, के साथ स्वर या व्यंजन के मेल में जो विकार आता है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल में जो विकार आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि संबंधी कुछ प्रमुख नियम इस प्रकार है। यदि किसी शब्द के अंत में विसर्ग ध्वनि आती है तथा उसके बाद में आने वाले शब्द के स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने का जो ध्वनि विकार उत्पन्न होता है वही विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे कि यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में अ, ठीक है ना, मतलब कि पहले भी क्या हो और इधर भी क्या हो, अ, तो क्या हो जाएगा, हमेशा ओ हो जाएगा। ओके। मन प्लस अविराम, यानी क्या हो जाएगा, मनोविराम। यश प्लस अभिलाषा, क्या हो जाएगा, यशोभिलाषा। मन प्लस अनुकूल, मनोनुकूल, क्या हो जाएगा, मनोनुकूल। ओके। यदि विसर्ग के पहले अ हो, क्या हो, विसर्ग के पहले क्या हो, अ हो, और बाद में आने वाले शब्द का पहला अक्षर भी क्या हो, अ हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। और अ के अतिरिक्त अन्य कोई भी अक्षर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे कि अतः प्लस एव, अतएव। यश प्लस इच्छा, यशिच्छा। ओके। विसर्ग के पहले अ हो, बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण अथवा य र ल व व्यंजन आते तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। जैसे कि तप प्लस वन, तपोवन। अध प्लस गामी, अधोगामी। ओके। वय प्लस वृद्ध, वयोवृद्ध। अंततः प्लस गत्वा, अंततो गत्वा। क्या होता है, अंततो गत्वा। मन प्लस विज्ञान, मनोविज्ञान। यदि विसर्ग के बाद अ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर अथवा किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या य र ल व ह हो तो विसर्ग के स्थान में क्या जाएगा, र हो जाता है। जैसे कि आयु प्लस वेद, आयुर्वेद। ज्योति प्लस मय, ज्योतिर्मय। चतु प्लस दिशि, चतुर्दिशि। आशीष, आशी प्लस वचन, आशीर्वचन। धनु प्लस धारी, धनुधारी। ओके। यदि विसर्ग के बाद च या तालव्य श आता है, ठीक है ना, विसर्ग के बाद च या तालव्य श आता है तो विसर्ग क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। ओके, आधा श हो जाएगा, मतलब कि पुनः प्लस च, पुनश्च। ओके। तप प्लस चर्या, तपश्चर्या। यश प्लस शरीर, यश शरीर। ओके। यदि विसर्ग के पहले अ या आ हो, अ या पर आ हो और बाद में त या फिर दंत श हो तो विसर्ग क्या होता है, स हो जाता है। क्या होता है, स हो जाता है। जैसे पुर, तो क्या हो जाएगा, सर, पुरस्सर। नम प्लस ते, नमस्ते। मन प्लस ताप, मनस्ताप। ओके। यदि विसर्ग के पहले ई या उ स्वर हो, क्या हो, ई या फिर उ स्वर हो, उसके बाद क्या लग जाए, क ख प, क्या है, क ख प फ वर्ण आए तो विसर्ग किस बदल जाएगा, मूर्धन्य श हो जाता है। जैसे कि आविष्कार, आवि प्लस का,
आविष्कार, चतुष प्लस पाद चतुष्पाद, चतु प्लस पथ चतुष्पथ, बहि प्लस कार बहिष्कार। संस्कृत में दू प्लस नी उपसर्ग नहीं होते हैं, इसलिए इनके साथ संधि या विच्छेद भी अशुद्ध है। ओके, दू प्लस नी के साथ क्या होता है, उपसर्ग नहीं होते हैं, इसलिए इनके साथ संधि या संधि विच्छेद भी क्या है, अशुद्ध है, ध्यान रखना। ये अपनी खत्म हो गई संधि। संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल को, ठीक है ना। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। निम्नलिखित किसमें स्वर संधि नहीं है, ठीक है ना, स्वर संधि नहीं है। ग्रीष्म में है, मथ प्लस, ठीक है ना, संत प्लस ओश, परो प्लस आर, ठीक है ना, तो किसमें नहीं है देख लो आप। यशो प्लस गान का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यशो प्लस ज्ञान क्या हो जाएगा, यशो प्लस गान। ओके, आगे चले, तो ये हो गया अपना चैप्टर खत्म संधि का। ओके, अब हम बात करेंगे किसकी, समास की। किसकी बात करेंगे अपन, समास की बात करेंगे।